ये ट्रिक सिर्फ टॉपर सीखते हैं जो मैं अब बता रहा हूं। एक बार में ये चैप्टर क्रैक कर देंगे। 11वीं क्लास में तुम वो चीज सीखोगे और 12वीं क्लास में उन चीजों को अप्लाई कर दोगे। हर चीज में ऐसी पावर है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। जब तुमसे चालाकी कर सकता है ये क्वेश्चन पूछ के। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड फन कॉमर्स की सेवाओं में। और आज की क्लास के अंदर 11वीं क्लास वालों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर वन शॉट में खत्म करा दूंगा। छोटी सी वीडियो में आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वन शॉट के अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म करा चुका हूं दोस्तों, और उसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कराई हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कराई है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कराया है। बहुत आसान तरीके से एक ही क्लास के अंदर खत्म कर लिया। तो ये एक क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। वैसे आपको बताऊं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 है उसके अंदर पहला चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस है, और उसके बाद के जो चैप्टर्स है उसमें इंडिफरेंस कर्व भी है, बजट लाइन भी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी है, थ्योरी ऑफ डिमांड भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है। तो वो चैप्टर हम बाद में करने वाले हैं। आज की क्लास में एक बार में ये चैप्टर क्रैक कर देंगे। तो सबसे पहले जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये नया वर्ड जो यूटिलिटी आया है, मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि देखो 10वीं पास करके आए हैं ना, तो यार 10वीं पास करके आए हैं तो थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले से जब बड़े होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो नया सीखने में कुछ नए वर्ड्स लाइफ में आएंगे और तुम उनका मीनिंग सीखोगे तो सोचना कि तुम डेवलप हो रहे हो, तुम इंप्रूव हो रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छे बन रहे हो। ऐसा ही सोचना, क्योंकि 11वीं क्लास में तुम वो चीज सीखोगे और 12वीं क्लास में उन चीजों को अप्लाई कर दोगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यूटिलिटी का आपको मतलब बताऊं तो सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग की तरह आप इसको सेटिस्फैक्शन समझ सकते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन इसकी डेफिनेशन में लिखा नहीं जाएगा। मैं ही हूं जो आपको इसका सही मीनिंग समझाऊंगा। अब देखो हमारे आसपास काफी सारी चीजें हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी होगी, आपका फर्नीचर भी होगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन या लैपटॉप या टैब भी होगा, आपके हाथ में घड़ी हो सकती है, दीवार पे घड़ी हो सकती है, आप खाना खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो। तो जो भी चीजें हमारे आसपास है हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो चीजें हमें मजा दे रही हैं, हमें कोई ना कोई संतुष्टि दे रही हैं। तो हमारे आसपास की चीजें हमारे यूज में आती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पॉजिटिवली मतलब बहुत अच्छे तरीके से पसंद है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें नफरत है। अब देखो नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मली आपको बताऊं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। घर में मम्मा पता नहीं कौन कौन सी वेजिटेबल को मिक्स कर करके बनाती है, ठीक है। हम भी अपनी लाइफ में चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, चाउमीन पसंद होती है, मोमोज पसंद होते हैं। नॉनवेज खाने वालों को चिकन मटन और चिकन रोल वगैरह बहुत कुछ पसंद होता है। तो ये चीजें हमें खाने में पसंद है। तो इन कॉमोडिटीज में ये गुड्स है भाई। आपके आसपास आपका मोबाइल फोन है, वो भी आपके लिए गुड्स है। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमारे को संतुष्टि दे रही है। इनके अंदर कोई ना कोई पावर है, और हर चीज में ऐसी कोई अच्छी पावर नहीं होती जो हमें संतुष्टि दे। संतुष्टि देती है, कभी कभी ऐसी संतुष्टि देती है कि हमें उससे नफरत हो जाए। नहीं समझ पा रहे? समझो ऐसे देखो, इंसान के इंसान से रिश्ते होते हैं। अब किसी से दोस्ती का रिश्ता है तो किसी से दुश्मनी का रिश्ता है, रिश्ता तो है ही। तो हर चीज में ऐसी पावर है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। कोई मजा देने की कोशिश करती है, कोई नफरत देने की कोशिश करती है। जैसे इन चीजों से हमें मजा आता है, और इसके बारे में सोचो कौन है ये? कौन है ये है करेला। तो मतलब जिसको करेला पसंद नहीं है, जिसको घिया पसंद नहीं है, जिसको तोरी पसंद नहीं है, टिंडे पसंद नहीं है, वो लोगों को वो चीजें मजा नेगेटिव वाला देती है। अब मेरी लैंग्वेज समझ जाना, जिस चीज से मजा आ रहा है वो पॉजिटिव मजा है, जिस चीज से मजा नहीं आ रहा वो भी मजा है, लेकिन वो नेगेटिव मजा है। मजा हर जगह है। तो यूं कह सकते हैं कि हर एक चीज में ऐसी कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई पावर है जो हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। बस वही पावर है यूटिलिटी। यूटिलिटी शब्द का मतलब सेटिस्फैक्शन से समझ लो। और अब किताब में कैसे डेफिनेशन लिखी है, एग्जाम में कैसे लिखनी है, वो आपको दिखा देता हूं। यूटिलिटी क्या होती है, ये रही। आसानी से मीनिंग ऑफ यूटिलिटी जान लो कि लैंग्वेज भी बहुत आसान है, लिखा है इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी गुड, कोई भी सामान, एनीथिंग, कोई भी चीज। तो हर कमोडिटी में कोई ना कोई पावर है कि हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे, एंड दैट पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो अब बड़े हो गए तो यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया। सिनोनिम में इसको सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो, और आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। अब से डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड को यूज करना, ताकि और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इस वर्ड पे। अब तुम दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, मान लो चीनी खरीदने गए, तो रेट पूछते हो चीनी क्या है, दुकान वाले बोलते हैं 60 रुपए किलो है। आलू खरीदने जाते हैं घर वाले तो
उसका भी कुछ ना कुछ रेट होता है पर केजी के हिसाब से। अगर मिल्क लेते हैं तो पर लीटर के हिसाब से, ऑयल लेते हैं तो पर लीटर के हिसाब से मेजर होता है। यानी जितनी भी चीजें हमारे आसपास है हम उसको किसी ना किसी यूनिट में कैलकुलेट कर देते हैं। किसी को किलो में कैलकुलेट करते हैं, किसी को लीटर में कैलकुलेट करते हैं, किसी को मीटर में कैलकुलेट करते हैं, किसी को फीट में कैलकुलेट करते हैं, किसी को इंच में कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो यूटिलिटी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं, और इसको जो कैलकुलेट करने की हमारे पास यूनिट है उसको एसआई यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो यूटिलिटी को यूटाइल में यानी यूटिल्स में कैलकुलेट किया जाता है। यूटाइल फॉर वन, यूटिल्स इज प्लूरल। तो जब एक यूटिलिटी बोलेंगे तो एक यूटाइल बोलेंगे, दो यूटिलिटी को बोलेंगे दो यूटिल्स। एक से ज्यादा जितने भी 3 4 5 6 सब यूटिल्स में काउंट होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज मेजर्ड मतलब कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ यूटाइल। ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब इसके साथ एक जिंदगी जीने वाला फैक्ट जानते हैं। अब मम्मा खाना खिलाती हैं, अब आपको मान लो पराठे दिए मम्मा ने, तो आप खाना खाते रहोगे तो धीरे धीरे पेट भरेगा नहीं भरेगा? अब एक पराठा खाया नहीं भरा पेट, दूसरा पराठा खाया नहीं भरा पेट, तीसरे में भर जाएगा, चौथे में भर जाएगा, कुछ तो भरेगा, कभी तो भरेगा पेट। तो एक सच तुम भी जानते हो, एक सच मैं भी जानता हूं। वो सच बस आपको बताना है कि आपके कोर्स का हिस्सा है। हिस्सा ऐसे है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा खाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा पेट भरता रहता है, यानी भूख खत्म होती रहती है। अब मान लो बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपके सामने पराठे आ गए, एक पराठा खा लिया तो भूख थोड़ी कम हो जाएगी ना, एक और पराठा खाओगे तो और भूख कम हो जाएगी, है ना? तो ये चीज एक जिंदगी का फैक्ट है कि खाना खाने के साथ साथ धीरे धीरे भूख कम हो जाती है, या फिर आप बोलो कि मजा कम हो जाता है। अब मुझे बहुत सारे पराठा खाने का दिल कर रहा है, पराठा खाना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे पराठे से पेट भरता रहेगा और अब पराठा खाने में मजा नहीं आएगा। जो चीज मिल जाती है ना उसके थोड़े मजे कम होने लग जाते हैं। तो ये लाइफ का फैक्ट है। इसको मैं इकोनॉमिक्स में एक टेबल से आपको दर्शाऊंगा, क्योंकि यहां पर टेबल भी है, डायग्राम भी है इस चैप्टर में, तो आपको समझने पड़ेंगे। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तरफ लिख रहा हूं मैं क्वांटिटी ऑफ पराठा, सिर्फ क्वांटिटी शॉर्ट में लिख दिया। मैंने बोला मैंने एक पराठा खाया, फिर 2 पराठे खाए, फिर 3 पराठे खाए, फिर 4 पराठे खाए, फिर 5 पराठे खाए, 5 पराठे में पेट भर गया, ये मैंने मान लिया। चलो देखो मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं साथ में लिखना चाहता हूं इस पराठे को खाने के बाद मुझे मजा कितना आया। इधर लिख दिया मैंने मजा। अब मजे को क्या तुम तोल सकते हो? हाँ भाई, मजे को हम यूटिलिटी के टर्म्स में यहां पर तोल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इमेजिनरी टेबल है ये, मैं अपनी इमेजिनेशन से बना रहा हूं। इसको हाइपोथेटिकल टेबल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनेशन। तो आप भी कुछ भी फिगर एज्यूम कर सकते हो, बस मैं आपको ये फैक्ट दिखाना चाहूंगा जैसे जैसे हम खाते जा रहे हैं वैसे वैसे मजा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मान लो पहला पराठा खाने के बाद 10 यूटिल्स का मजा आया, दूसरा पराठा खाने के बाद मजा थोड़ा कम हो जाएगा, मान लो 8 यूटिल्स का हुआ, और तीसरा पराठा खाने के बाद 6 यूटिल्स का, चौथा पराठा खाने के बाद 4 यूटिल्स का, पांचवा पराठा खाया तो मजा ही नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? अब यहां पे मैं 2 बातें साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो जैसे जैसे तुम ज्यादा यूनिट खाते रहोगे किसी भी कॉमोडिटी की, वैसे वैसे उससे मिलने वाला मजा तो कम होगा। लेकिन ये डॉक्टर ने नहीं कहा कि 2-2 यूनिट से कम होगा, ये कितना भी कम हो सकता है। 10 के बाद 9 हो सकता था, 9 के बाद सीधा 0 हो सकता था। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसी फिगर ले रहे हो। मतलब सिर्फ समझाने की कोशिश है, एग्जैक्टली ये लाइफ में अभी तुम्हारे साथ या मेरे साथ घट नहीं रहा है, हो नहीं रहा है ये, ठीक है? तो 5वां पराठा खाने से मजा नहीं आया, इसका मतलब पेट भर चुका है। कोई एक जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में पराठा ठूस देगा ना, तो उससे पराठे से मिलने वाला मजा नेगेटिव हो जाएगा, करेले वाली कहानी हो जाएगी, नफरत। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, और खाओगे तो और नेगेटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि मजा मेरा बेकार हो गया क्योंकि पेट भर चुका था। तो दोस्तों जैसे जैसे पराठा एक के बाद एक खाते रहते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली ये वाली मजा यानी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है, और ये नेगेटिव भी जा सकती है। और इस यूटिलिटी को स्पेशली मैं बता रहा हूं आपको, इस मजे को, इस यूटिलिटी को यहां से नाम मिटा के यहां पर बोलते हैं इसको मार्जिनल यूटिलिटी। जो वर्ड मैंने लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो मार्जिनल वर्ड आया है इसको समझ लेंगे और शॉर्ट में इसको एमयू लिखेंगे। एमयू लिखना अलाउड है। हाँ, यहां पर वर्ड आया है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और एडिशनल का मतलब आप कतई भी एक्स्ट्रा मत समझिएगा। एडिशनल का मतलब होता है एक और। जब तुम एक और पराठा खा रहे हो तो एक और मजा आ रहा है, मतलब पहले पराठे से 10 यूटिल्स का मजा आया, दूसरे पराठे से 8 यूटिल्स का मजा आया, यूटिल्स लिखना जरूरी है, तीसरे से 6 यूटिल्स का मजा आया। अगर मैं बोलूं पहले पराठे से 10 यूटिल्स का मजा आया, दूसरे से 8 का आया, चलो ठीक है, लेकिन 2 पराठे खाएंगे तो टोटल मजा कितना आया था?
2 पराठे खाने पे 10 और 8 18, इन दोनों को ऐड कर दो, 18 यूटिल्स का मजा आया। 3 पराठे खाने से कितना मजा आया? 10 भी, 8 भी और 6 भी, तीनों से, मतलब तीनों खा लिए ना, तो तीनों मजे को टोटल कर दो, तो 10 8 18 और 6 24, 24 यूटिल्स का मजा आया। फिर एक और पराठा खा लिया तो 4 यूटिल्स का मजा और ऐड हो गया। एक और पराठा खाया, इससे मजा ही नहीं आया, तो मजा मेरा इंक्रीज ही नहीं हुआ टोटल। और एक और पराठा खाया तो मजा कम हो गया, माइनस, तो 28 - 2 26। ये वाला जो मैंने मजा निकाला है, ये मजा टोटल मजा है, तो इसको हम लिखते हैं टोटल यूटिलिटी शॉर्ट में। तो टोटल यूटिलिटी ही आप लिखना अलाउड है, माना जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मार्जिनल यूटिलिटी की एग्जैक्ट टोटल यहां पर वैल्यू नहीं निकाल रहा, वो सम टोटल होता है। और जो एक एक करके टोटल करते हैं ना, मैंने क्या किया, यहां लिखा 10, 10 में 8 और जोड़ दिए 18 आ गया, 18 में 6 और जोड़ दिए 24 आ गया, 24 में 4 और जोड़ दिए 28 आ गया, 28 में कुछ नहीं जोड़ा क्योंकि 0 था, 28 ही है। अब ये -2 और ऐड कर दिया तो 26 आ गया। ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि मैथ्स में स्टैट्स में करते थे, यहां पर एफ की वैल्यू लिखी है फ्रीक्वेंसी, मीन मोड मीडियन में, तो इधर CF निकाल रहे हो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह नहीं निकल रहा। तो यार 2 तरीके के टोटल होते हैं, एक नीचे टोटल करते हैं उसको सम टोटल बोलते हैं, और जो ऐसे एक एक करके टोटल करते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल। क्यूमुलेटिव टोटल। तो अगर आपसे पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो आसान डेफिनेशन बनेगी, और टोटल यूटिलिटी क्या बनती है, ये भी आसान है। क्या बताता हूं, पहले TU, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज का क्यूमुलेटिव समीशन है, क्यूमुलेटिव टोटल है, सम टोटल नहीं है, क्यूमुलेटिव। नई लैंग्वेज सीखे फिर एक और। अब ये MU क्या है यार, ये हर एक यूनिट से मिलने वाली अलग अलग यूटिलिटी है। यानी मैं बोलूं तीसरी पराठे को खाने में कितना मजा आया, तो 6 यूटिल्स का मजा आया। और ये नहीं बोल सकते 24 का मजा आया। 24 क्या बोल रहा है कि तीनों पराठों को खाने का मजा 24 है। छठे पे देखो, छठे पराठा खाने से मजा नेगेटिव हो गया, लेकिन 6 के 6 पराठे खाए तो मजा 26 है। ऐसे है ये। तो ये MU और TU दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, यूटिलिटी के ही दोनों अलग अलग टाइप हैं। यूटिलिटी सिर्फ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है, लेकिन एडिशनल यूनिट को खाने से जो एडिशनल मजा आ रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर MU को डिफाइन करना हो तो एक और यूनिट खाई तो उससे 1 मोर यूनिट का जो मजा आया वो MU है। दोनों बातें समझ में आई। और एक बात यहां से क्लियर कट हो जाती है, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, यहां तो पराठे थे, असलियत में कुछ भी चीज हो जिसको तुम इस्तेमाल करते रहोगे तो उसको इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। देख रहे हो ना, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये कम हो रहा है, 10 8 6 4 0 -2, ऐसे कम हो रहा है। ये तो मैंने अपनी मर्जी से कम कर दिया, तुम कुछ और वैल्यू लेके कम कर दो। ये फैक्ट है, और इकोनॉमिक्स में इस फैक्ट को बोलते हैं लॉ। ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग MU। अब वर्ड सीखो, बड़े हो रहे हो। डिक्रीजिंग को बोलते हैं डिमिनिशिंग। तो दिस लॉ इज कॉल्ड डिमिनिशिंग MU। इसके लिए मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिखी है, और यहां लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है वही बात, जैसे कंजम्पशन बढ़ता रहता है वैसे MU कम होती रहती है। तो लिखिए इस लॉ की स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खाते रहेंगे, देन तो MU डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू यूनिट डिक्लाइंस। जो MU डिराइव होगी या ऑब्टेन होगी एक और यूनिट के कंजम्पशन से, वो डिक्लाइन होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये एग्जाम में आ सकता है, स्टेट दिस लॉ। और इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ होंगे, अभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, फिर लॉ ऑफ डिमांड आएगा, फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, फिर लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, ऐसे बहुत सारे लॉ आएंगे। सब लॉ की डेफिनेशन में डेफिनेशन नहीं होती एक्चुअली, ये स्टेटमेंट होती है। तो हमेशा पहली लाइन यही होती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट। तो लॉ की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। यार 11th क्लास में हो तो ये लॉ जरूर कर लेना, इकोनॉमिक्स में लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अपना देख लेते हैं MU क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने बताया एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने की एडिशनल यूटिलिटी है। तो ये क्या था, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इजी डेफिनेशन बन गई है, देख लो दोबारा। 1 2 3 4 कंजम्पशन करते जा रहे हैं, तो जो उससे MU मिल रही है, लाइक पहले 10 मिल रही थी, फिर 8, फिर 4, फिर 0, जो मन करे वैसे कम कर दो। ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, और अब देख लेते दोस्तों अपनी TU यानी टोटल यूटिलिटी। इसके बारे में लिखा है, इट रेफर्स टू द क्यूमुलेटिव समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। MU को क्यूमुलेटिवली ऐड करते रहते हैं तो TU आ जाता है। कैसे, वापस देखते हैं इधर।
इधर अगर मुझे टी यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सेम वैल्यू शुरू में लिख दूंगा, फिर 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 0 22 ही होता है 22। तो टी यू का यहां पर फॉर्मूला हो जाता है, टी यू कहता है कि एम यू का मैं सम टोटल हूं, ये निशान समीशन का है, क्यूमुलेटिव टोटल हूं तो ये निशान इसका है। तो दोस्तों यहां पर टी यू का फॉर्मूला भी हमें लिखना पड़ेगा अपनी नॉलेज के लिए, ये बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब टी यू की वैल्यू है अगर आपके पास तो आप एम यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखता हूं, मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं यहां से, आपको ऐसे 4 वैल्यूज गिवन है टी यू की वैल्यू गिवन है 10, फिर गिवन है 18, फिर गिवन है 24 और फिर गिवन है 24। बोलता है एमयू की वैल्यूज निकालो। तो एमयू की अगर वैल्यूज निकालनी है तो मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग की वैल्यू सेम लिख दो, फिर 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 24 में से 24 गए 0। एमयू की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। तो एमयू की वैल्यू को टीयू की वैल्यू से निकाला जा सकता है, कैसे, माइनस कर करके। तो एमयू का फॉर्मूला भी मेरे को यहां लिखना चाहिए था कि एमयू होता है टीयू माइनस टीयू, इतना समझ लो। अब दोबारा आते हैं, कैसे टीयू माइनस टीयू, ये देखो, ये अगर मान लो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी थी तो सामने वाली टीयू माइनस उससे पीछे वाली टीयू करी है हमने, 24 माइनस 18। मान लो ये वैल्यू निकालनी थी तो सामने वाली 18 और उससे पीछे वाली 10 ऐसे माइनस किया है। तो सामने वाली वैल्यू को n लिखते हैं, यानी देखो फॉर्मूले में चेंज ला रहा हूं मैं यहां पर, सामने वाली वैल्यू को n लिखते हैं और उससे पीछे वाली वैल्यू को n-1 लिखते हैं। n का मतलब यहां पर नंबर है, कौन से नंबर की बात हो रही है। अगर मान लो ये वाली एमयू निकालनी है तो सामने ये n है और ये n-1 है, तो 22 माइनस 18 18 है ये, तो 4 आ गई वैल्यू। तो एमयू का अपना फॉर्मूला हो गया, टीयू का अपना फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इनके डायग्राम्स, एमयू और टीयू के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। डायग्राम्स यानी कर्व की बात करेंगे तो यहां पर इनके डायग्राम बनेंगे। तो मान लो कुछ वैल्यूज है मेरे पास क्वांटिटी की 1 2 3 4 5 6 और मैंने यहां पर एमयू की वैल्यू लिखी, जो मन करे वो लिख दो, लेकिन बार बार मैं सेम रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जहन में बस जाए वो। और टीयू की वैल्यू एमयू को जोड़ जोड़ कर निकालेंगे, शुरू में 10 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 0, फिर इसमें से 2 गए 26। तो यार इनका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम में देखो पहली बात इधर बनेगा डायग्राम एमयू का, तो आप एक्स एक्सिस पे लिखोगे हमेशा क्वांटिटी की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 6 और वाई एक्सिस पे लिखोगे जिसका डायग्राम बनाओगे उसका नाम एमयू, ठीक है। और इधर डायग्राम बनाएंगे टीयू का, तो एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी की वैल्यू और इधर डायग्राम बनाएंगे टीयू का, तो टीयू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनेगा डायग्राम, तो डायग्राम में आपको बात बता दूं, तो सिर्फ है ना आप बड़े हो गए हो तो वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बिहेवियर देख लो चीजों का। एमयू की वैल्यू 10 8 6 4 0 -2 हमेशा कम हो रही है, हमेशा कम हो रही है। तो कम हो रही है और नेगेटिव भी चलेगी, तो कोई भी लाइन लो और ऐसे कम करके नेगेटिव तो कर दो। ये एमयू कर्व हो गया, एमयू का डायग्राम। अब बोलोगे तो सीधी लाइन है, ये कर्व कैसे है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ पे कुछ भी बना दो वो सब कर्व है। सीधी लाइन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व और उड़ी मुड़ी टुड़ी मुड़ी लाइनों को बोलते हैं सिर्फ कर्व, नॉन लीनियर कर्व। ये लीनियर कर्व है, वो फिर नॉन लीनियर कर्व है, तो समझ जाओ, ठीक है। और अगर टीयू कर्व की बात करें, यानी इसको ही पहले जस्टिफाई कर लो, देखो इसकी वैल्यूज यहां से ऐसे रीड करेंगे कि ये कम होती जा रही हैं और ये नेगेटिव भी हो गई। अब बात करते हैं टीयू की वैल्यूज पर। टीयू की वैल्यू देखो 10 18 इंक्रीज हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है और एक टाइम पर कांस्टेंट सी हो गई 28 के बाद 28 और फिर माइनस, मतलब माइनस नहीं हुई, डिक्रीज हो गई। तो टीयू की वैल्यू कहीं से भी शुरू कर दो, ये इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो जाती है। ये टीयू कर्व है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक टाइम के बाद ये डिक्रीज हो गई। दिस कर्व इज कॉल्ड टीयू कर्व। तो दोस्तों ये कर्व टीयू कर्व है, ये कर्व एमयू कर्व है, अलग अलग है, अलग अलग डायग्राम है। तो आपको अच्छे से समझना है कि दोनों के कर्व आए कैसे और दोनों के कर्व बने कैसे। अब मैं इन दोनों कर्व के बीच में आपको रिलेशनशिप समझा देता हूं, समझाऊंगा। यहां से पहले कुछ चीजें मार्क कर लूं, आपको पता लग जानी चाहिए। देखो जहां पर एमयू 0 है वहां पर टीयू 28 है और 28 से ज्यादा वैल्यू इस पूरी टेबल में कहीं पे भी नहीं है। पीछे वाली टेबल्स पे आते हैं, जहां पर एमयू 0 है वहां पर टीयू की वैल्यू 24 है और 24 से ज्यादा वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इससे यह साबित होता है जहां पर एमयू 0 होती है वहां पर टीयू अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी उससे ज्यादा वैल्यू कहीं नहीं होती। तो यहां पर एमयू 0 है, यहां पर टीयू मैक्सिमम है। इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं।
और इस पॉइंट के बाद mu की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, यानी ये वाली बात कर रहा हूं, और tu की वैल्यू गिरनी शुरू हो चुकी है, यानी ये वाली बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ रिलेशन बना के एक डायग्राम बनाएंगे, और उससे पहले देखो mu की वैल्यू गिरती जा रही थी, tu की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, 10 18 24 28 बढ़ रहा था, mu कम हो रहा था, 10 8 6 4, है ना। तो ये mu कम होता जा रहा है और tu बढ़ता जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो इसको। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक ही डायग्राम में, ये रहा डायग्राम, ठीक है, दो कर्व बनाएंगे, इधर नाम लिखेंगे, इधर लिखा क्वांटिटी, इधर दोनों कर्व mu कर्व भी बनाएंगे तो mu भी लिखा, tu कर्व भी बनाएंगे तो tu भी लिखा। मैंने बोला tu कर्व ऐसा होता है, ठीक है जी, पहले गिरता है, पहले बढ़ता है और फिर गिरता है। जहां पर tu मैक्सिमम होता है वहां पर mu की वैल्यू 0 होती है। ये लाइन स्ट्रेट नजर आ रही है आपको? कोई बात नहीं, स्ट्रेट ही है, यही मान लो, और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो ये कर्व mu कर्व है, नीले वाला, इस बात को समझ लो। ये mu का नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये mu का पॉजिटिव वाला हिस्सा है, और mu की वैल्यू गिरती ही जा रही है, देख लो। ये mu और tu के बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को कैसे जस्टिफाई करते हैं, यहां लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन mu एंड tu। तो पहला रिलेशन है दोस्तों, जब mu की वैल्यू फॉल होती है, यानी व्हेन mu फॉल्स, तो क्या होता है, tu राइजेस। तो tu राइजेस, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम लिख भी सकते हो, रिलेशन बनेगा व्हेन mu फॉल्स tu राइजेस। दूसरा रिलेशन बनेगा व्हेन mu इज 0 tu इज मैक्सिमम। तो व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम, कांस्टेंट, ऊपर ही है, उतना ही है। थर्ड रिलेशन बन रहा है व्हेन mu बिकम्स नेगेटिव, मतलब फॉल तो हो ही रहा है, नेगेटिव हो गया ये वाला, तो tu स्टार्ट्स फॉलिंग। थर्ड रिलेशन है व्हेन mu बिकम्स नेगेटिव, तो tu स्टार्ट फॉलिंग। ये तीन रिलेशन बन जाएंगे दोनों के दोनों एक दूसरे से। और चौथा रिलेशन अगर आप बनाना चाहो तो इन दोनों को एक दूसरे से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बोथ mu एंड tu कैन बी कैलकुलेटेड बाय ईच अदर, एक दूसरे से कैलकुलेट हो सकते हैं। कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं, देखो mu का फॉर्मूला क्या होता है, tun माइनस tun माइनस 1, और tu का फॉर्मूला क्या होता है, mu का सम टोटल। दैट्स इट, कहानी यही सॉर्टेड है, ठीक है जी। अब यहां पर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगले पेज पे बताऊंगा। ये देखो, ये मान लो tu कर्व है और इसके नीचे हमने mu कर्व ड्रॉ किया है, ये वाला, ये बात। अब इंपॉर्टेंट बातें जान लो। ये जो पॉइंट है जहां पर mu 0 है और tu मैक्सिमम है, इन दोनों पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट को मान लो, इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। कोई पूछे सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, या फिर पॉइंट ऑफ सेस्टाइटी, STIETY क्या होता है, तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर mu 0 होता है, इतना बोल दो, एंड tu मैक्सिमम भी होता है, इतना भी बोल दो। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मैक्सिमम। तो सैचुरेशन पॉइंट समझ गए हो आप लोग? मैं समझता हूं कि हाँ, ओके रिपोर्ट तरीके से समझ गए हो। अब जरा इनकी कैलकुलेशन के बारे में आपको एक चीज दिखाऊं। अगर मान लो यहां क्वांटिटी लिखी है 1 2 3 4 और tu की वैल्यू लिखी है 10 18 24 और 20, बस। तो mu की वैल्यू कैसे निकालोगे? mu की वैल्यू निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। पहले सामने वाली वैल्यू सेम 10, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर -4, निकल गई ना वैल्यू आसानी से। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, 1 के बाद 3 लिखा होता और tu की वैल्यू लिखी होती 10 के बाद 18, तो mu की वैल्यू शुरू में तो तुम 10 लिख देते। ये ट्रिक सिर्फ टॉपर सीखते हैं जो मैं अब बता रहा हूं। इनके बीच का अंतर 8, ये सब लिखे आते, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों। एक्चुअली जब क्वांटिटीज में गैप आ जाता है ना, तो आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पर आपको 8 को डिवाइड करना पड़ेगा उसी गैप से, जितने का गैप था। तो यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 4 और 2, आंसर 4 आएगा। अगर मान लो 3 के बाद 6 होता और यहां 18 के बाद 12 हो जाता, तो mu की वैल्यू कैसे आती पता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस -6, क्योंकि 12 में से 18 गए तो -6, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, -2 आता है। ये बहुत एक्सेप्शन केस है। नॉर्मली mu को कैलकुलेट कर सकते हैं, tu से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वांटिटी में गैप आ जाए ना,
तब टीचर तुमसे चालाकी कर सकता है ये क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो इसको समझना है। यहां पर एमयू का फॉर्मूला ये बन जाता है, जितना भी टीयू में गैप है, डेल्टा को बोलते हैं गैप, उसको डिवाइड कर दो जितना क्वांटिटी में गैप है ना। और पहले हम फॉर्मूला लिखते थे ये वाला टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, तो ये भी ठीक था फॉर्मूला। ये तब अलाउड होता है जब क्वांटिटी में गैप नहीं होता, एक एक का गैप होता है। वैसे एक एक से डिवाइड करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसलिए हम डेल्टा क्यू वहां पर नहीं मेंशन करते थे। वैसे असली फॉर्मूला यही वाला है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या किया मैं बताता हूं आपको। यूटिलिटी क्या होती है बता दिया, मार्जिनल यूटिलिटी बता दिया, टोटल यूटिलिटी बता दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता दिया, इसके कर्व बता दिए, इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बता दिया, टीयू एमयू के बीच में रिलेशन होता है वो बता दिया। इतना सब कर लिया हमने, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। यहां पर एक स्पेशल चीज तुम्हें बताई, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बता दिया। अब एक चीज और बता दूं ताकि छुट्टी हो जाए, क्योंकि ये चीज सब लोग नहीं जान पाते भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ क्या बोलता है, ज्यादा खाते रहोगे तो यूटिलिटी कम होती रहेगी, एमयू कम होती रहेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एमयू कम नहीं होती, तुम जितना मर्जी लेते रहो। वो है पैसा, जितना मर्जी पैसा तुम्हारे पास आ जाए, यानी वेल्थ, वेल्थ को बोलते प्रॉपर्टी, यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो अब दूसरी कोई मुझे ऐसी चीज बताओ आप कि जितनी तुम्हारे पास ज्यादा आती रहे और उससे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो। कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, कमेंट सेक्शन में बताओ। आप कुछ मुझसे डिमांड करते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं, उसका हर एक चीज का रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, जुड़ जाओ अच्छे तरीके से। ताबड़तोड़ तैयारी शुरू है, आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा किस तरीके से हम कोर्स कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। हर मंडे मिलता रहूंगा, सोमवार को शाम को आपकी क्लास 6 बजे आपको मिलती रहेगी।